हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 10th क्लास है, बेसिकली सोशल साइंस का जो आपका 2022 का मैं आपको पेपर लेके आया हूँ कि 2022 में बेसिकली पेपर हुआ कैसा था। और देखिए होता क्या है, जब हम लोग आपका पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको हम देखते हैं और देखने के बाद हमें एक आइडिया लगता है कि आने वाले साल के जो हमारे पेपर हैं या जो एग्जाम के जो पूरा क्वेश्चन पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा और कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आपका बरकरार आए और हम कैसे पेपर परीक्षा में बैठ सकें। तो पेपर से एक महीना पहले, 15-20 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि चलिए कुछ मॉडल पेपर मिल जाए, कुछ लिख के देख लेते हैं, आंसर में कुछ त्रुटि होगी हम उसको सही या गलत चेकिंग करा सकते हैं ताकि हमको पता लग जाए भाई ये गलती हम लोगों को एग्जाम में बेसिकली नहीं करनी। तो सबसे पहले तो आप देखिए इंस्ट्रक्शन है आपके सामने, साफ बोला गया है कि भैया कुल मिलाकर आपको 29 प्रश्न दिए गए हैं आपको, और कह रहे हैं कि सारे प्रश्न करने कैसे हैं, अनिवार्य हैं। और जोन सा क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं कि अगर आपने कोई सा क्वेश्चन किया है या आप कर रहे हैं तो उसका अंक कितने मिलेंगे, उसका अटेम्प्ट का जो आपका नंबर है वो कितना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो आपको शॉर्ट शॉर्ट होकर करना है, पढ़ना है। कह रहे हैं इसमें पूरी कंडीशन बताई गई है कि अगला है कि 1 से 10 तक तो हमें ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में मिले हैं। कैसे हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर के हैं। फिर किन्हीं को 80 शब्द में लिखना है, किसी को 19-28 में 100 शब्द में लिखना है। वो बहुत से ऐसे जिनको हम लोग मानचित्र में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं और बेसिकली आप एक बार गौर करके इसको देख लीजिए। और ये वाला ऑप्शन के साथ सबसे पहला पेपर है, हालांकि मैं पीछे करा चुका हूं, लगभग लगभग 15-20 दिन पहले ऑप्शन में करा दिए थे। तो एक बार पुनः टेस्ट ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन बच्चा करता है। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ढूंढिए और फटाफट करिए और मेरे को आंसर बताइए जल्दी। कौन बच्चा बताएगा? चलिए, जीआईसी और साड़ी, ठीक है बेटा, माइक लेकर बताओ, दोबारा बोलो बेटा। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में आपका पुर्तगालियों के साथ आई थी। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ आई थी और खरीफ की फसल नहीं। और कोई बात का पिछले अगर क्वेश्चन में कोई और आंसर देना चाहता है बच्चा दे सकता है। चलिए शाबाश, बैठ जाइए, देखते हैं। तो इसमें जो आपने आंसर दिया है ये बिल्कुल सही है। 16वीं शताब्दी में आपके पुर्तगाली लेकर आए थे और चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा है कि उसका क्रम क्या था, कैसे पुर्तगालियों ने प्रदेश शुरू की थी। फिर हमने विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा कि कैसे चाइना में पहली पुस्तक छपी गई थी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे हम लोग आपका जो है भोजपत्र पर लिखते थे, उसके बाद हम लोग ताम पर पत्र लिखने लगे, फिर हम स्क्रिप्ट अभिलेखों पर लिखने लगे। तो ये सारा दौर हमने देखा है, तो उसका पूरा है। और इसमें अगला क्वेश्चन था, इसमें निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। चलिए आप लोगों को क्या करना है, अपनी सीट से खड़े होकर हैंड रेस करना है, जो सा आंसर होगा आप लोग उस पर हाथ खड़ा कर देंगे। चलिए तो मुझे बताइए निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। क्या इसका आंसर पहला चावल है? हाथ खड़ा करें जिनको लगता है कि चावल इसका आंसर होना चाहिए। कोई बच्चा नहीं है? चलिए दूसरे पूछिए, गेहूं कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर होगा इसका? गेहूं वाले बच्चे सामने देखिए बेटा, ठीक है शाबाश। जीआईसी सैदेपुर, जीएसएस सैदेपुर, ठीक है। और कितने बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि इसका आंसर सी होना चाहिए, मक्का? हाथ खड़ा करें। कितने ऐसे बच्चे जो ये कह रहे हैं इसका आंसर मूंगफली होगा? हाथ खड़ा करें। चलिए तो इसका आंसर गेहूं होगा। क्लियर है? थोड़ा आप कैलेंडर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है और आपका अप्रैल और मई में ये काट लिया जाता है। बोते समय आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जब ये कटता है तो कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक। और आपको समझ आएगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से गेहूं और चावल ही है। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसका बैक स्टोरी आप देख लेना कि कौन सी क्लाइमेट में होता है, कितनी इसको रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
अब थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य बदल गया है बेसिकली, अगर मैं आज की बात करूं, क्योंकि ये 2022 का पेपर है और अगर 24 में आ जाए और इसमें ये क्वेश्चन बन जाए, देखिए अगर आप इसके हिसाब से देखते हैं, ये 2022 का था, ऐसे मानिए ये 2022 का था, तब उसके हिसाब से ये आंसर था इसका डी, कि महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। बेसिकली ये कहा गया है, इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग है कि निम्न में से किसे 33% आरक्षण आपका महिलाओं के लिए लॉट है। तो केवल किसमें था? पंचायती राज में। लेकिन आज के समय में आप लोग देखोगे तो अभी एक हमारा 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है सितंबर में, 9 सितंबर को आपका लोकसभा ने पास किया है और 8 सितंबर को लोकसभा ने और 9 सितंबर को आपका राज्यसभा ने बिल पास करके कर दिया है कि अब लोकसभा में और आपका राज्यसभा में, विधानसभा में सब जगह 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी बार क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन जगहों पर महिलाओं के लिए 33% या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो तब ऐसी स्थिति में लोकसभा भी आंसर होगा, विधानसभा भी होगा और आपका क्या होगा? पंचायती राज भी होगा और नीचे राज्यसभा भी दिया होगा। या कुछ और होगा कि निम्न में से किसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो शायद ऐसी स्थिति में जो आंसर है वो आपका मंत्रिमंडल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे? सबसे पहले देखिए, हम किसी चीज को कब अच्छा कर सकते हैं, तो प्राइमरी है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो हमसे डिमांड क्या रख रहा है, ये हमको सबसे पहले देखना है कि पूछ क्या रहा है। अब आपने पढ़ लिया आरक्षण, आपने कुछ दाएं बाएं देखा नहीं है, तो फिर ऐसे में गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं और 10 में से 1-2 बच्चे ऐसा करते हैं आंसर। क्लियर है? जब तक स्टेटमेंट होती है बहुत ज्यादा कि हमने पढ़ा है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ध्यान रखिए, मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं को 33% या फिर महिलाओं को कहां कहां पर आपका रिजर्वेशन की व्यवस्था है आरक्षण की, तो लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है और आपका इधर भी हो गया है। तो कहां नहीं है, अगर ऐसे नहीं घेर के आ जाए तो आपका मंत्रिमंडल हो सकती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अब है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? जल्दी बताइए, कौन बच्चा बताएगा? चलिए, तो ए आंसर वाले हाथ खड़ा करें, जिन बच्चों का ए आंसर है। सबका ए ही है? अच्छा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ए आंसर। और कितने बच्चे कह रहे हैं कि बी होगा? कोई नहीं है। कितने कह रहे हैं कि सी होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कि डी होगा? चलिए, आंसर ए ही होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब इनका ऑप्शन तो मिलने वाला है नहीं, तो फटाफट से आप लोग क्या करें, एक तो या तो कोई अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए, कोई बैक पेपर पे निकाल लीजिए और कोशिश करिए कि आप इनको लिखें। और आप ध्यान रखिए, 1 नंबर में है ये क्वेश्चन, आपके सामने है, तो आपको लाइन सीधा आपको टू द पॉइंट लिखना है कि बेसिकली है क्या इस आंसर के अंतर्गत। क्लियर है? तो सबसे पहले दोनों आंसर को आप लिखना शुरू करें, कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहां से आंसर का आपको सार बता दूंगा कि ये लिखना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है? तो लगभग लगभग 1 मिनट इस आंसर को, 1 मिनट इस आंसर को और 1 मिनट इस आंसर को लगना चाहिए। तो तीनों आंसर को आप लोग करिए। अपना पेपर उठाइए, पेन उठाइए, एक पेपर लीजिए और उसको लिखिए। और जैसे ही आप लिख लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडल आंसर होना चाहिए, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए, शाबाश, लिखें बच्चे। ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके विषय में लिखें। करिए, शाबाश बच्चे, बात ना करें आप उसे, बेटा लिख लीजिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कम से कम लिख लेंगे तो आप बोर्ड में या एग्जाम हॉल में आप गलती नहीं करेंगे। लिख लेंगे आप लोग, प्रैक्टिस बन जाएगा थोड़ा सा आपको, और आप मॉडल आंसर भी देख पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही लिखने को, हमने सोचा बहुत कुछ था कि अच्छा कर पाएंगे और हम लोग नहीं लिख पाए, तो ये कम से कम आप एक बार देख सकते हैं। तो प्लीज सभी बच्चे कर लीजिए बेटा। देखिए, आपके परीक्षा में कितने नंबर आएंगे मुझे या किसी से कोई मतलब नहीं है। बी ऑनेस्ट, हमें किससे मतलब है? अपने आप से, कि हम अपने प्रति कितने ऑनेस्ट हैं, हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं और हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में हम लोग आपका कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे पास समय है अभी, चाहे बहुत कम हो, लेकिन हम उसमें चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और ये कोई किताब नहीं कि मैं आपको आऊं सीधा पढ़ाऊं, नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कल आप लोग करेंगे, ठीक है। तो कल मैं अपनी पीपीटी बना के लाऊंगा और हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर इसमें नीचे छापता चला जाऊंगा, ये इसका मॉडल आंसर है, आप कॉपी कर लीजिए। तो वो तो बस पेस्ट कॉपी पेस्ट वाली कहानी हो जाएगी, और कॉपी पेस्ट की कहानी का समय है नहीं क्योंकि परीक्षा नहीं बैठी। चलिए, ऑपरेशन फ्लड आप बताइए, शहरीकरण को बताइए, और आपका भारत का एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है उसको बताइए। इन तीनों से आगे बढ़ गए तो पर कैपिटल इनकम क्या होती है इसको बताइए। लिखिए बेटा, जीएस जीजीएससी बार कोड लिखिए बेटा, आप भी लिखें। अगर आप लिख लेंगे भले ही आपको आता है, लेकिन एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पिछली बार जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था, यकीन मानिए इतने सारे बच्चे खड़े हुए थे लिखने के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने लिखा और कैमरे से दिखा रहे थे अपने आंसर को। एक बार करते हैं तो मोटिवेशन बनता है। आप ये मत देखिए साइड वाले ने अच्छा लिखा, मैं कैसा लिखूंगी या मैं कैसा लिखूंगा, ऐसा नहीं है। चलिए शुरू करिए। तो 1 मिनट, 2, 3, लगभग 4 मिनट में 5 मिनट पूरा आप लोग इसको लिख देंगे। शाबाश, लिखने की कोशिश करें, पेपर लीजिए और एक एक करके लिखिए। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए बेटा लिखे, फिर मैं आपको आप बताएंगे कि सर मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, तो उसका चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे मॉडल आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बात मत कीजिए। जीएचएस सहदेवपुर की बच्ची, बेटा सामने देखो, करो बेटा आप भी। तो आई होप पहला और दूसरा आपने कर लिया होगा। तीसरे की तरफ आप लोग बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शाबाश, हो गया। कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ खड़ा करें। लास्ट बचा होगा आपका पर कैपिटल इनकम। चलिए हो गया बच्चे, हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने कर लिया। चलिए ठीक है, शाबाश। चलिए कोई भी एक बच्चा माइक ले और एक्सप्लेन करना चाहता है, एक दो आंसर एक्सप्लेन कर सकता है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दिया तो कोई डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जीजीआईसी बारकोड बोले बेटा, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। कोई बच्चा अगर आंसर देना चाहे आपको दे सकता है। शाबाश, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा आप कैमरे के सामने आइए, थोड़ा आप कट रहे हैं, हम दिखाई नहीं दे रहे प्रॉपर, ताकि और बच्चे भी देखें आप। बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा आपका। सर ये गुड सोनम सर। ठीक है सोनम। चलिए, ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप मुझे एक टू द पॉइंट बताइए। सर ये है ऑपरेशन फ्लड, मैंने ये लिखा है अपने पास। सर ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बहुत सुंदर। और इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप अगर एक नंबर में ये भी लिखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का अभिप्राय या मतलब आपका श्वेत क्रांति से है, और ये डेयरी विकास कार्यक्रम में विश्व का सबसे बड़ा। अगर आप ऐसे लिखते हैं सीधा एक नंबर आपको मिल जाएगा। और एक नंबर में वो आपसे यही उम्मीद करता है, जो भी कोई एग्जामिनर है, कि बच्चा टू द पॉइंट लिखे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छी तैयारी है आप। चलिए, शहरीकरण को आप अगर बताना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहे कि आप किसको कहेंगे, अर्बनाइजेशन क्या है। कोई ऐसा नहीं है जो आप देखिए, आप लोग क्या करें, कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए, माइक ले, अपनी कॉपी से देख के बता सकता है कि सर मैंने ये लिखा। चलिए, कोई भी और बच्चा। शाबाश, बहुत अच्छे। अरे आप लोग इतने बच्चों ने सारों ने बैठ के लिखा है सामने, तो जैसे भी लिखा बताइए ना। हमसे गलती होगी तो उसमें हम लोग आपका चेंज कर सकते हैं, उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में गलती करने से अच्छा हम लोग यहाँ करें मिस्टेक, ताकि जो उसमें कुछ होगा हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, और कोई बच्चा। चलिए, आप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, तो आप लोग थोड़ा अपना क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ इस प्रकार से कुछ मैच करता है। अगर 50-60% भी मैच कर जाता है तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया, डेयरी विकास कार्यक्रम के नाम से है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और आपका इसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ऑपरेशन फ्लड है ये बेसिकली। ठीक, शहरीकरण का अभिप्राय, अर्बनाइजेशन क्या है, तो जो हमारी ग्रामीण आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो शहर की तरफ जो आपका बढ़ रही है, क्लियर है, उसी को हम क्या कहते हैं, शहरीकरण। यानी कि गांव से शहर की ओर लोगों का आना, और शहरीकरण, शहर में हुई वृद्धि को हम शहरीकरण कहते हैं। और इसका एक क्राइटेरिया और है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो दिखाई देगा, हम शहरीकरण की डेफिनेशन लिखी है, ऐसा क्षेत्र जहां की पॉपुलेशन का 75% लोग आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हैं।
यानी कि गैर कृषि कार्यों में लगे। क्लियर है? ये आप लिख सकते हो, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल एक अच्छी डेफिनेशन आपका शहरीकरण की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र बताइए। तो एक जगह है आपका बॉम्बे हाई, क्लियर है, और ओएनजीसी, और एक हमारी अपनी कंपनी है ओएनजीसी जो है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्लियर है, देहरादून में उसका मुख्यालय है। वो लोग क्या करते हैं आपका, बेसिकली बॉम्बे हाई में से क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले कि एक उत्पादक क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आपका बॉम्बे हाई है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप लोग कल बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां पर स्थित है। तेल शोधक कारखाना लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, बन सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां है। क्लियर है? तो आप पढ़ोगे, गूगल करोगे, शायद कुछ आपको मिल जाए इसमें कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा। क्लियर होगा? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला देखिए, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को अगर आप नॉर्मल देखोगे तो किसी भी देश में या किसी भौगोलिक देश की सीमा के अंतर्गत जो आपका व्यक्तियों में जो आय की वृद्धि है, उसी को हम आपका पर कैपिटल इनकम में आपका देखते हैं। पर कैपिटल इनकम का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है। आप देखिए, आज की किसी की 4 लाख रुपए हो सकती है, किसी की 3 लाख, 2 लाख, सबकी अलग होती है। लेकिन जब हम पूरे देश का हम लोग निकालते हैं एवरेज इनकम, तो निकलती है कि भैया ऑन एवरेज इनकम आपका 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है। इस तरह से एनएसएसओ जो है इसका डाटा आपका जारी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि किसी देश या किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों की सकल जो आपकी वृद्धि है, वही आपका प्रति व्यक्ति आय है। अगला है आपका, ध्यान रखिए, एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना। ये क्या है बेसिकली, आपको बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा, एनएसएस आपके सामने है भी। और बेसिकली इसका एक ही फंडामेंटल है कि जो हमारे युवा हैं, हम उनके साथ सामूहिक आपका विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और उनके आपको कुशल नेतृत्व दें उनको, और उनको सोशल वेलफेयर में लगाएं। इसका मेनली उद्देश्य यही है। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ये क्लियर हो गया कि एनएसएस क्या है, कि सामुदायिक विकास के माध्यम से युवा विद्यार्थी जो हैं उनके आपका व्यक्तिगत नेतृत्व में आपका उनके पर्सनैलिटी में बेसिकली आपका डेवलपमेंट के लिए आपका एनएसएस देते हैं। एनएसएस होती है, कहीं आपका एनसीसी होती है स्कूल में आपका, तो दोनों का काम क्या है, आपका सामुदायिक विकास, यानी कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाएं और आपका पर्सनैलिटी को आपका डेवलप करें, इसलिए इनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा, बाढ़, आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन है। तो देखिए इसमें रेल मंत्रालय तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम कैंसिल हो जाएगा। 3-4 ऑप्शन में से आपको परीक्षा में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि हाँ ये सीधा गलत हो सकता है। अच्छा अब आ जाइए, आपदा है तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय या कृषि। तो यहाँ आप कहेंगे कि नहीं, वित्त का भी तो नहीं हो सकता। तो किसी के 2 आंसर बड़े शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे और किसी के 2 बचेंगे 50-50 कि मेरे हिसाब से यार गृह मंत्रालय होना चाहिए। एक बच्चा कहेगा नहीं मेरे हिसाब से कृषि मंत्रालय होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान लगाओगे और देखोगे कि आपदा और सूखा प्रबंधन जो है बेसिकली किससे है, होता कहाँ है प्रबंधन, आपदा कहाँ आती है भाई। अगर आपदा आई तो कोई नुकसान तो होगा, कहाँ पर होगा, भाई जन धन की हानि होगी। क्लियर है? और हमारे खाने पीने को लेकर आपकी समस्या होगी। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ, इसका आंसर आप स्वयं ढूंढिए। इसे लिखना है वो बच्चा लिख भी सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा सूखा प्रबंधन जो है कौन सा मंत्रालय आपका रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपका सूखा और आपदा प्रबंधन होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी मिनिस्ट्री आपके रिस्पॉन्सिबल है। इन चारों में से आपको देख के आंसर को चूज करना है, ये वाली मिनिस्ट्री नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आपको दुखी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और आप अगर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आप आराम से लिखिए
आप सीधा आंसर घेरिए और आंसर 3 करके और सीधा इसे इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में आप कम से कम, अगर 3 नंबर का है तो 6 से 7 लाइन आपको लिखने हैं, 6 से 7 आपको बिंदु इस पर देने हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे क्या क्या बिंदु देंगे। तो सबसे पहले 19वीं सदी में भारत में सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट के प्रमुख कारण क्या थे। पहली बात ध्यान रखिए, 19वीं सदी है, भारत में पूछ रहा है और ऊपर से सूती कपड़े उद्योग के बारे में पूछ रहा है और उसमें गिरावट क्यों हुई उसका कारण पूछ रहा है। तो हमें गिरावट के कारणों को लिखना है। चलिए शाबाश, लिखना शुरू करें, आप टू द पॉइंट लिखिए, जल्दी बढ़े, फिर आगे मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। लिखिए लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए और इस तरह से सीधा पॉइंट बनाकर लिखिए, तो अच्छा रहेगा कि आप कहानी ना लिख के। देखिए फिर एग्जामिनर क्या करता है, एक माइंड सेट है। मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ और मेरे को इस तरह के आंसर 3 क्वेश्चन मेरे को मिल जाते हैं। जैसे आपने लिखा होगा ना, मैं आपके 2 मॉडल आंसर पढ़, मतलब 2 आंसर में पढ़, और 2 आंसर पढ़ने के बाद मेरा ये विचार बन जाएगा कि ये बच्चा अच्छा लिख रहा है। क्लियर है। तो जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो यकीन मानिए बहुत बारी कॉपी चेक करते हुए होता है, अगर बच्चे ने कुछ दाएं बाएं मिस्टेक की होती है ना, एग्जामिनर उसको पूरे नंबर देते हुए निकल जाता है। जानते हो क्यों? वो कहता है कि उसने बच्चे ने ऊपर बहुत अच्छा किया। चलिए प्रेशर रहा होगा, बीच में कुछ बिगड़ गया। तो इसलिए कोशिश ये भी करी जाती है कि जब भी आप पेपर दें, अगर लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बीच में हो रहा है कुछ, आपका पजल जैसा हो रहा है, उसको आप बीच में रख दीजिए। जैसे 4-5 क्वेश्चन आपने अच्छे किए, लग रहा है डाउटफुल है, आप उसको बीच में एंटर करा दीजिए, फिर उसके बाद फिर अच्छा लिख लीजिए। तो एग्जामिनर इस माइंड सेट से क्वेश्चन चेक करेगा कि यार इस बच्चे ने अच्छा कर रहा तो ये भी अच्छा ही किया होगा, 2-4 लाइन पढ़ सकता है। और अगर कोई ऐसे ही करेगा कि एक एक बिंदु चेक करेंगे, फिर तो अलग बात है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इस तरह से कीजिए, टू द पॉइंट बनाकर लिखिए, ताकि आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो। और एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी पढ़े इस माइंड सेट से करे कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, ताकि नंबर ऑफ स्कोर आपका बढ़ जाए। लिख लिया? जल्दी लिखिए। और वैसे भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें से अगर आपने अच्छा भी कुछ ऊपर नीचे भी कर दिया तो लगभग 2 से 2.5 नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा स्कोरिंग है, तो ऐसा मिस नहीं करना चाहिए और पूरा अटेम्प्ट हमको करना चाहिए और लिखना चाहिए। कुछ भी हो जाए ये आंसर हमसे नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन और थी, अगर ये नहीं करना है तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन टफ है तो इसकी जगह आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से करोगे तो ये आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 19वीं सदी में सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से देखिए। पहली बात, थोड़ा सा अगर आपको बैक स्टोरी क्लियर हो तो पहली बात, भारत में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत थी, हस्तकरघा उद्योग, और भारत का रेशम और सूती कपड़े की विश्व में बड़ी डिमांड थी। यहां तक तो आप अच्छे से मानते हैं ना, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से रही हैं। अब क्या हुआ कि आपने एक शहर सुना है लंदन का, मैनचेस्टर, और उसे कपड़े का हब कहा जाता था उस जमाने। लंदन में क्या हो जाती है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है। ठीक, और औद्योगिक क्रांति, तो पहला कारण आप लिख सकते हैं कि आपका लंदन में औद्योगिक क्रांति का हो जाना। दूसरा लिख सकते हैं कि मैनचेस्टर में आपका घरेलू स्तर पर आपका उत्पादन बढ़ना। क्लियर है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि जो भारतीय हस्तकरघा था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्लियर है। कह रहे गिरावट के कारण पूछ रहे हैं। ठीक, और दूसरा आप लिखेंगे कि हमारे बाजारों में आपका विदेशी कपड़ा अधिक था। क्लियर है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, मांग थी, डिमांड थी। और अगला लिख सकते हैं कि जो भारत में बने कपड़े थे और आपका लंदन में बने कपड़ों में अगर तुलना की जाए तो लंदन का बना कपड़ा जो था अधिक अच्छा एवं सस्ता था। क्लियर है। तो अगर आप ऐसे करके 5 से 7 पॉइंट लिख देंगे, यकीन मानिए। और अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय उद्योगों को आपका क्या नहीं मिली, आर्थिक सहायता नहीं मिली, जिसकी वजह से बर्बाद हो गए। उनका कपड़ा बिक नहीं पाया तो लोग उठाते नहीं गए। क्लियर है। और इससे वो उनका हस्तकरघा उद्योग आपका बर्बाद हो गया। ठीक, तो इस तरह से अगर आप टू द पॉइंट 5-6 लाइन लिख देंगे, देखिए यकीन मानिए 1 हफ्ता आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे और आप इस तरह से, मैं देखिए करना सब कुछ आपको ही है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता, बहुत कुछ आप जानते हैं, पूरे साल आप लोगों ने पढ़ा है। बस आप उसको टू द पॉइंट लिखने का प्रैक्टिस कीजिए।
यकीन मानिए बोर्ड पेपर तक बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, एक हफ्ते के अंदर ही आपको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज का मॉडल आंसर आप लोग अपने पास रखिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, और कल आप कोशिश करें कि इस वाले आंसर को आप लोग लिख के आए, कि हमारे पास तो समय है तो हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।